हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका स्वागत करती हूं। आज हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के पेपर फर्स्ट की यूनिट सेकंड का एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अब जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे वो डिजीज से रिलेटेड है। आज हम पढ़ने वाले हैं रेड रॉट ऑफ शुगर केन की इटियोलॉजी के बारे में, यानी कि गन्ने के लाल विगलन रोग की रोग कारक विज्ञान के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानें कि इटियोलॉजी क्या होती है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि प्लांट पैथोलॉजी वर्ड जो है वो रोग के लिए यूज किया जाता है, और बेसिकली फंजाई और जितने भी सूक्ष्म जीव पातों में रोग उत्पन्न करते हैं उनके लिए हम प्लांट पैथोलॉजी शब्द यूज करते हैं। तो ऑलरेडी जब एक ऐसा साइंस था तो इटियोलॉजी की क्या जरूरत थी। देखिए, प्लांट पैथोलॉजी इज स्टडी ऑफ डिजीज स्टेट, यानी कि प्लांट पैथोलॉजी में हम उस अवस्था का अध्ययन करते हैं, उस स्टेट का अध्ययन करते हैं जिसमें डिजीज हुई है, या हम कह सकते हैं कि इन्फेक्टेड स्टेट का हम उसके अंदर स्टडी करते हैं। लेकिन इटियोलॉजी में क्या होता है? इटियोलॉजी इज स्टडी ऑफ द कॉजेज ऑफ डिजीज, यानी कि इसके अंदर हम रोग के जो कारण हैं उनका अध्ययन करते हैं, यानी कि डिजीज के जो कॉज हैं उनकी स्टडी हम इसके अंदर करते हैं। ठीक है, इटियोलॉजी को हम ऐसा साइंस कह सकते हैं जो किसी रोग के कॉज और ऑरिजिन की स्टडी करता है। तो इटियोलॉजी हमें समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं रेड रॉट की। रेड रॉट या लाल विगलन रोग जो है गन्ने का बहुत ही फेमस रोग है। ये जो रोग है ये सबसे पहले किसने रिपोर्ट किया था? इसको रिपोर्ट किया गया था जावा में सबसे पहले, जिसे अब इंडोनेशिया कहा जाता है, और वेंट ने 1893 के अंदर इसको सबसे पहले रिपोर्ट किया था। 1895 से 1900 के बीच में ये जो डिजीज है इसको महामारी या एपिडेमिक का नाम दिया गया था, क्योंकि ये उस समय गोदावरी डेल्टा, आंध्र प्रदेश का जो गोदावरी डेल्टा है वहां पर ये जो है उस समय एक महामारी के रूप में उभर कर आई थी और बहुत ही तेजी से फैली थी, और ये बार्बर ने 1901 में कहा था। ठीक है, इसके बाद बटलर नाम के एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1906 के अंदर पूसा बिहार से एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जो कि इटियोलॉजी के ऊपर थी, और इन्होंने एक रोग का अध्ययन किया था, एक डिजीज की स्टडी की थी, और उस डिजीज को उन्होंने नाम दिया था रेड रॉट, यानी कि लाल विगलन। रेड रॉट नाम क्यों दिया गया इसको? क्योंकि इसका जो सिम्टम है बेसिकली उसमें क्या होता है, लाल रंग का गलन क्षेत्र दिखाई देता है, या रेड कलर का रोटेड क्षेत्र। रोटेड का मतलब होता है किसी चीज का गलना, तो ऐसा क्षेत्र जो है वहां पर दिखाई देता है। अब देखते हैं, रेड रॉट जो है एक बहुत ही सीरियस डिजीज है जो लगभग वर्ल्ड के हर कोने में पाई जाती है जहां पर गन्ना उगाया जाता है। अब गन्ना जो है स्पेशली किस रीजन में उगाया जाता है? ये उगाया जाता है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि उष्ण कटिबंधीय और उप उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर गन्ना उगाया जाता है, और वहीं पर जहां पर गन्ना है वहां पर रेड रॉट डिजीज जो है वो फैलती है। भारत में अगर बात करें तो ये डिजीज जो है ये स्टैंडिंग केन्स को, यानी कि जो खड़ी हुई गन्ने की फसल होती है उसको हार्म पहुंचाती है। ठीक है, और साथ ही वहां पे एपिफाइटोटिक का मतलब होता है जब अचानक से डिजीज जो इंडिविजुअल है उनकी संख्या में एकदम से इंक्रीजन आ जाए, यानी कि जो रोगी पादप है उनकी संख्या में अचानक से जब वृद्धि आती है तो उसके लिए हम एपिफाइटोटिक वर्ड जो है वो यूज करते हैं। और ये जो है कल्टीवेटर्स जो हैं, यानी कि जो गन्ने की खेती करते हैं, उनको बहुत बड़ा लॉस जो है हर साल करती है। ये जो है यूपी और बिहार के अंदर 1940 यानी कि 1939, 1940, 1946 एंड 1947 इस टाइम पे इस डिजीज ने बहुत ही ज्यादा नुकसान किया था गन्ने की फसल को, जिससे किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। अब देखिए, अगर हम बात करें तो हरियाणा, यूपी और बिहार यहाँ पर गन्ना बहुतायत से उगाया जाता है। तो इन राज्यों में हर साल इस डिजीज के कारण बहुत ही ज्यादा यील्ड का लॉस होता है, यानी कि जो गन्ने की फसल है उसका बहुत ज्यादा ही नुकसान होता है। यूएसए में ये जो डिजीज है ज्यादा सीरियस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वहां पर स्टैंडिंग केन को नुकसान नहीं पहुंचाती, खड़ी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन ये वहां पर जो है सीड रॉट, यानी कि जो सीड सेट होता है जिससे गन्ने की फसल उगाई जाती है उसके अंदर विगलन करती है, साथ ही ग्रोथ को थोड़ा सा कम करती है, लेकिन इतना सीवियर लॉस नहीं पहुंचाती जितना भारत में पहुंचाती है। अब देखिए, सिम्टम्स की बात करें कि रेड रॉट में आखिर सिम्टम क्या होते हैं, तो देखिए ये डिजीज जो है कहां पर पाई जाती है? ज्यादातर ये जो है
जो ग्राउंड के ऊपर के पार्ट होते हैं या हम कह सकते हैं एरियल जो पार्ट्स होते हैं उन पर ये अपना इफेक्ट दिखाती है। और सबसे ज्यादा जो इफेक्ट दिखाती है स्टेम और मिडरिब एरियाज ऑफ लीव्स, यानी कि तने पर अपना इफेक्ट ज्यादा दिखाती है। और जो पर्ण है उसकी मध्य शिरा जो है, मिडरिब जो है, वहां पर ये बहुत ही ज्यादा प्रभाव दिखाती है। अर्ली स्टेज में हम पहचान ही नहीं सकते कि प्लांट के अंदर कोई रोग हुआ है या डिजीज का कोई इन्फेक्शन हुआ है। कब स्टार्ट होता है? जब बारिश का मौसम आता है, जब रेनी सीजन होता है, तो उस समय अचानक से अगर पौधे की वृद्धि रुक जाए, ग्रोथ जो है स्टंटेड हो जाए, ग्रोथ जो है स्टॉप हो जाए, और जब सुक्रोज फॉर्मेशन शुरू हो जाए, मतलब क्या होता है कि जब बारिश का मौसम आता है तो गन्ने की लंबाई में वृद्धि तो कम हो जाती है, ग्रोथ कम हो जाती है और उसमें सुक्रोज का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। और अगर वो डिजीज या इंफेक्टेड प्लांट है तो उस समय हमें पता चलता है कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। अर्ली स्टेजेस में क्या होता है, लीव्स जो हैं वो गिरने लग जाती हैं, ठीक है, उनका कलर जो है, पहले लीव्स मुरझाती हैं, उनका कलर जो है वो हल्का हो जाता है। और इसके अलावा जो केन है, यानी कि जो तना है, उसके अंदर भी सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं। फिर क्या होता है, उसके बाद अंदर से तने का जो गूदा होता है, जो रिंड होता है, वो कंप्लीटली रॉटेड हो जाता है, यानी कि पूरी तरीके से गल जाता है। और जो स्टेम है, यानी कि बाहर से जो तना है, उसका जो नेचुरल ब्राइट कलर है, यानी कि जो उसका ब्राइट कलर होता है वो कम होने लग जाता है, वो डल दिखने लग जाता है, उसके ऊपर रिंकल्स शो होने लग जाते हैं। और जो नोड्स हैं, यानी कि जो पर्व संधि है, वहां से वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है, श्रिंक होना शुरू हो जाता है। इस टाइम पे क्या होता है, जो लीव्स हैं वो धीरे धीरे मुरझाने लगती हैं, जिसके लिए वर्ड यूज करते हैं विथर, कुम्हलाने लगती हैं। और धीरे धीरे जो पूरा का पूरा टॉप है, जहां पर लीव्स पाई जाती हैं स्टेम की, वो सारी की सारी कुम्हला जाती हैं और लीव्स जो हैं वो नीचे गिर जाती हैं। शुगर केन के जो टिश्यूज हैं वो बहुत ही तेजी से इस इन्फेक्शन के प्रति, एक उनके ऊपर जो प्रभाव होता है तो उसकी प्रति बहुत ही जल्दी रिएक्ट करते हैं। इस रिएक्शन से क्या होता है कि जो फंगस है, जो फंगस अंदर तेजी से फैली है, तो वो फंगस किसको इफेक्ट करेगी, वहां पर जो टिश्यूज हैं उनको इफेक्ट करेगी। और उन टिश्यूज को जब वो इफेक्ट करेगी तो जो टिश्यूज हैं वो बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं। क्या रिएक्ट करेंगे, देखिए जो प्रोटोप्लाज्म है, तने का जो प्रोटोप्लाज्म है उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, और वहां पर गमी डार्क रेड मटेरियल, यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म है उसका कलर चेंज होकर के गोंद जैसा लाल जो मटेरियल है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। और जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, उसमें से वो ऊज आउट होता है, बाहर निकलने लग जाता है। और कहां आ जाता है, जो इंटरसेल्यूलर स्पीसीज है, सेल्स के बीच में जो इंटरसेल्यूलर स्पीशीज पाए जाते हैं, वहां पर वो निकल करके लाल रंग का गमी जो मटेरियल है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। जो सॉल्युबल पिगमेंट हैं वो भी ओज आउट होते हैं और सेल वॉल क्या करती हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और यही जो है सबसे पहला सिम्टम होता है रेड रॉट ऑफ शुगर केन का, यानी कि गन्ना जो है अंदर से लाल हो जाता है, ठीक है। जब आप गन्ने को लंबाई में काटेंगे या लंबाई में अगर हम उसको तोड़ते हैं तो उसके टिश्यू जो है पर्व संधि पर वो लाल दिखाई देते हैं, इंटरनोडल रीजन जो है वो रेड हो जाता है। ये देखिए इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको क्लियर दिखाई दे रही है, पर्व संधि के ऊपर ये देखिए इस तरीके से रेड हो जाता है। इसके बाद जो वेस्क्यूलर बंडल है, पित्त के अंदर, पित्त के पास में जो वेस्क्यूलर बंडल है उसमें और पित्त में ये रेडनिंग जो है सबसे ज्यादा पाई जाती है। बहुत ज्यादा जब एडवांस स्टेज होती है तो ये जो रेड कलर है, जो रेड कलर गन्ने के बीच में दिखाई दे रहा है, वो डर्टी ब्राउन कलर में और व्हाइट कलर के बैंड्स के अंदर दिखाई देता है। यानी कि जो रेड कलर पहले दिखाई दे रहा था वो बाद में बैंड्स में ब्राउन और व्हाइट कलर के बैंड्स के अंदर दिखाई देने लगता है। कैविटीज जो हैं वो ग्रेस या व्हाइट माइसेलियम से भर जाती है। गन्ने की जो कैविटी है, जो गुहा है जिसके अंदर शर्करा का फॉर्मेशन होता है, वहां पर वो जो है ग्रेस या व्हाइट कलर की कवक जाल माइसेलियम से पूरी तरीके से भर जाती है, ठीक है। जूस जो है, ऐसे गन्ने का अगर हम रस निकालते हैं तो उसमें से बहुत ही गंदी स्मेल आती है, जैसे अल्कोहल की स्मेल होती है, ठीक उस तरीके की, जैसे फर्मेंटेशन वाली स्मेल जो है वो उसमें से आती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गन्ने की जो सुक्रोज है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया है, इसलिए उसकी स्मेल जो है बहुत ही गंदी आती है। और ये किस वजह से होता है, जो पैथोजन की एंजाइमेटिक एक्टिविटी है उसके कारण ये चीज होती है, ठीक है। बाद में क्या होता है,
बहुत सारे छोटे वेलवेटी डार्क डॉट लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें हम कहते हैं एसरबुलाई। एसरबुलाई क्या होते हैं? फंजाई की फ्रक्टिफिकेशन यानी कि फलनकाय होती हैं। ये डेवलप होती हैं कहां पर? जो पर्व संधि हैं, जो पर्व संधि जिनमें इंफेक्शन हुआ है उसके पास में। कैसी कलर की? मिनेट वेलवेटी डार्क डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो है वहां पर फॉर्म होने लगती है। देखिए इस तरीके की संरचना जो है, पहले लाल रंग की जो दिख रही थी, पत्तियां जो है इस तरीके से बैंड में व्हाइट रेड ब्राउन कलर के बैंड्स जो हैं यहां पर दिखाई देते हैं। और जो तना है, गन्ना जो है वो इस तरीके से या तो पूरा डार्क कलर का हो जाता है ब्राउन कलर का, या एकदम लाइट हो जाता है डल कलर का हो जाता है। ठीक है, मिडरिब की बात करें, लीव्स जो हैं उसकी जो मिडरिब है वहां पर भी इंफेक्शन के सिम्टम्स जो हैं वो शो होते हैं। वहां पर डार्क रेडिश एरिया यानी कि गहरे लाल रंग के क्षेत्र दिखाई देते हैं जो कि लंबाई में इलोंगेट होते हैं, यानी कि लंबाई के अंदर जो शिराएं हैं, जो वेन्स हैं उनके अंदर दिखाई देते हैं। और वहां पर ब्लड रेड लेसन यानी कि गहरी कलर की मार्जिन वाले लाल रंग के धब्बे या लाल रंग के क्षेत्र वहां पर दिखाई देते हैं। जो पुराने लेसन्स होते हैं यानी कि जो पुराने धब्बे होते हैं उनका जो सेंटर होता है वो कैसा होता है? स्ट्रॉ के कलर का होता है। और बाद में वहां पर कॉनिडिया का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है जो कि एक पाउडरी मास, गन्ने के ऊपर कभी कभी ना पाउडर जैसी एक लेयर सी दिखाई देती है। वो किसकी वजह से होती है? फंजाई के कॉनिडिया फॉर्मेशन के कारण होती है। देखिए इस तरीके की जो है अंदर से गन्ना जब पुराना इन्फेक्शन हो जाता है तो लाल काला सफेद इस तरीके से दिखाई देने लगता है और गन्ने का रस जो है वो कंप्लीटली खत्म हो जाता है। गन्ना जो है पर्व संधि पर श्रिंक होने लग जाता है। इस तरीके का देखिए आप ऐसे गन्ने का अगर आप रस निकालेंगे, आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक ब्राउन येलो रेड इस तरीके का हो जाता है और इसमें से बहुत ही गंदी स्मेल आती है, अंदर से गन्ना गलने लग जाता है। अब बात करते हैं इटियोलॉजी की। देखिए ये जो रोग है, ये जो डिजीज है रेड रॉट ऑफ सुगरकेन किसकी वजह से होता है? ये होता है कॉलेटोट्राइकम फाल्काटम वेंट, इस फंजाई के द्वारा होता है। मैं लिख देती हूं इसका नाम ताकि आपको याद रहे। कॉलेटोट्राइकम फाल्काटम, इसके द्वारा जो है गन्ने का रेड रॉट ऑफ सुगरकेन रोग होता है। ये एक इम्परफेक्ट फंजाई है। हम लेक्चरल लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें ये चीज पता है कि फंजाई दो तरह की होती है, परफेक्ट और इम्परफेक्ट। जिनमें सेक्सुअल स्टेज शो होती है उन्हें हम परफेक्ट फंजाई कहते हैं, जिनमें नहीं होती उन्हें हम इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। तो ये इम्परफेक्ट फंजाई है जिसमें कॉलेटोट्राइकम फाल्काटम जो कि गन्ने में रेड रॉट ऑफ सुगरकेन जो है करती है। इसके दो स्टेजेस होती हैं, एक होती है टीलोमार्फ स्टेज जिसे हम सेक्सुअल स्टेट कहते हैं, लैंगिक अवस्था कहते हैं, जिसमें इसका जो नाम है वो होता है ग्लोमेरुला ट्यूक्यूमानेंसिस। ठीक है, ये एक ऐसी फंजाई है जिसका क्लासिफिकेशन जो है इसकी अलग अलग अवस्थाओं में किया गया। तो जब सेक्सुअल स्टेट में इसका क्लासिफिकेशन किया गया जिसे कि टीलोमार्फ या परफेक्ट स्टेज कहते हैं, तो इसे ग्लोमेरुला ट्यूक्यूमानेंसिस कहा गया। ठीक है, जब अर्ली टीलोमार्फ होती है, जो टीलोमार्फ की अर्ली स्टेजेस होती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अर्ली स्टेजेस होती हैं, तो कॉलेटोट्राइकम फाल्काटम जो है इसको एक अलग फंजाई के नाम से जाना जाता था, फाइसेलो स्पोरा ट्यूक्यूमानेंसिस। मतलब ये एक ऐसी फंजाई है जिसको अलग अलग नाम दिए गए। ये नाम किस आधार पर दिए गए? जिस अवस्था में इसको देखा गया उस आधार पर इसको नाम दिया गया। टीलोमार्फ की अर्ली स्टेज में इसको फाइसेलो स्पोरा ट्यूक्यूमानेंसिस कहा गया। टीलोमार्फ की जो मेन स्टेज है उसमें उसको ग्लोमेरुला ट्यूक्यूमानेंसिस कहा गया। और जब इसको जो है असेक्सुअल स्टेज के अंदर देखा गया तो इसको कॉलेटोट्राइकम फाल्काटम कहा गया। इसके तीन नाम है। क्यों है? क्योंकि अलग अलग स्टेज में इसको देखा गया और अलग अलग साइंटिस्ट ने इसको नाम दिया।
देखिए ये जो फंजाई है बेसिकली दो स्टेज के अंदर पाई जाती है, एक होती है इम्परफेक्ट स्टेज और दूसरी होती है परफेक्ट स्टेज। इम्परफेक्ट जो स्टेज है, इम्परफेक्ट और दूसरी होती है परफेक्ट, ये दो तरह की स्टेज जो है इसके अंदर पाई जाती है। इम्परफेक्ट स्टेज जो है वो होती है अलैंगिक और परफेक्ट स्टेज होती है लैंगिक। इसको कहते हैं एनेमॉर्फ और इसको कहते हैं टेलेमॉर्फ। ठीक है, दो तरह की स्टेजेस पाई जाती है। जब फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसे हम इम्परफेक्ट स्टेज या एनमॉर्फ स्टेज कहते हैं, और जब उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसको हम परफेक्ट या टेलेमॉर्फ स्टेज जो है वो कहते हैं। परफेक्ट स्टेज का मतलब ये होता है कि फंजाई में वहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। परफेक्ट स्टेज जो है फंगस की, उसको सबसे पहले इंडिया में छोना और श्रीवास्तव ने 1952 में कल्चर कंडीशन के अंदर नोट किया था। यानी कि छोना और श्रीवास्तव जो हैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वहां पर कल्चर में इन्होंने जो फंजाई है कॉलेटोट्राइकम उसकी परफेक्ट स्टेज को 1952 में इंडिया के अंदर रिपोर्ट किया था। अब देखिए बाद में जो है इसको दिल्ली के अंदर नेचर में यानी कि प्रकृति के अंदर भी दिल्ली में इसे 1953 में रिपोर्ट किया गया, किसे? परफेक्ट स्टेट ऑफ फंजाई या टेलेमॉर्फ स्टेज को। ठीक है, हम जो इसका क्लासिफिकेशन है वो दोनों आधार पर देख रहे हैं, यानी कि टेलेमॉर्फ अवस्था में इसको किस में क्लासिफाई किया गया, एनेमॉर्फ अवस्था में इसे किस में क्लासिफाई किया गया। मीन्स हम कह सकते हैं कि लैंगिक और अलैंगिक अवस्था में अलग अलग वैज्ञानिकों ने इन्हें किस प्रकार क्लासिफाई किया, वर्गीकृत किया, वो हम देख लेते हैं। देखिए ये तो है एनेमॉर्फ स्टेज और ये है टेलोमॉर्फ स्टेज। ठीक है, अब सबसे पहले डिवीजन, पहले हम एनेमॉर्फ का देख लेते हैं, यानी कि एसेक्सुअल स्टेज में इसको किस तरीके से क्लासिफाई किया गया। डिवीजन यूमाइकोटा, सब डिवीजन ड्यूटेरोमाइकोटिना, क्लास कोइलोमाइसिटीज, ऑर्डर मेलेनोकोनिएल्स, फैमिली मेलेनोकोनिएसी और जीनस कोलेटोट्राइकम और स्पीसीज फाल्काटम। जबकि टेलेमॉर्फ यानी कि परफेक्ट स्टेज के अंदर इसको क्लासिफाई किया गया डिवीजन यूमाइकोटा, सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना, क्लास पायरेनोमाइसिटीज, ऑर्डर स्फेरिएल्स, फैमिली पॉलीस्टिग्मेटेसी, जीनस ग्लोमेरुला और स्पीसीज ट्यूक्यूमेनेंसिस। ये जो है क्लासिफिकेशन इसको अलग अलग स्टेज के आधार पर दिया गया। अब देखते हैं इसका डिजीज साइकिल यानी कि रोग चक्र जो है वो क्या होता है। इसका जो प्राइमरी इनोकुलम सोर्स है यानी कि प्राथमिक स्रोत जो है वो क्या है, ओल्ड फ्रेगमेंटेड स्टॉक्स, यानी कि जो पुराना गन्ना था, रोगी गन्ना, अगर उसके सीड सेट से हम नई फसल तैयार करते हैं तो नई फसल भी रोग वाली होगी, डिजीज्ड होगी। ठीक है, इसके अलावा लीव्स, कई बार क्या होता है कि पुराना गन्ना जो है उसके कुछ पार्ट जो हैं, लीव्स जो हैं, वो वहां पर गिरे रह जाते हैं फील्ड में और किसान उनको नहीं हटाते। अगर वो डिजीज्ड हैं यानी कि अगर वो रोग वाले हैं तो क्या होगा, ये जो फंजाई है ये सेप्रोफिटिक है, मृतोपजीवी है, तो ये फंजाई उसके ऊपर जो है ग्रो होगी और वहां पर जीवित रहती है। और अगर मान लीजिए इन्हीं स्टॉक को हमने अगली फसल के लिए यूज कर लिया तो जब स्रोत या इनोकुलम ही डिजीज्ड है तो पूरी फसल भी डिजीज्ड ही होगी। इसके अलावा रैटून क्या होते हैं, जो गन्ने की फसल है उसमें नीचे से ना हर नोड के ऊपर से हर नोड पे से निकलती है, रूट्स निकलती हैं और उनको हम काट करके नया पादप जो है वो लगा सकते हैं, इसको हम रैटून कहते हैं। ये भी जो है प्राइमरी इनोकुलम सोर्स हो सकता है। ठीक है, इसके लिए अलग अलग जो है ओपिनियन दिए गए। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं ये एक सेप्रोफिटिक फंजाई है और कुछ कहते हैं ये एक पैरासिटिक फंजाई है।
अब रेड रॉट का जो डिजीज साइकिल है, सबसे पहले क्या होता है, देखिए जो एसरवुलाई वहां पर दिख रहे हैं, हमने पीछे क्या पढ़ा था कि जब लास्ट स्टेज आती है इन्फेक्शन की तो पर्पल कलर के डॉट जैसे एसरवुलाई या फलन काय का फॉर्मेशन होता है, ये है एसरवुलाई, ऐसे दिखाई देते हैं। ये जो एसरवुलाई है, जब इन्फेक्शन शुरू होगा अगली फसल के अंदर तो एसरवुलाई से कोनिडिया का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ये कोनिडिया जो है कहां पर डेवलप होते हैं, जो डिजीज लीव है उनकी मिड रिब पे ये जो है डेवलप होते हैं, प्राइमरी इंफेक्शन को कोज करते हैं। जब पहली बार रोग उत्पन्न होता है तो लीव्स की मिड रिब पर ये इंफेक्शन जो है होता है, जबकि जब सेकेंडरी इनोकुलम, कहने का मतलब ये कि एक रोगी पादप था, ठीक है, उसके सीड सेट को आपने उगाया तो वो तो हो गया प्राइमरी इनोकुलम, ठीक है, उससे होगा सेकेंडरी इन्फेक्शन, लेकिन उस पौधे का तो वो प्राइमरी इन्फेक्शन है ना, तो वो प्राइमरी इन्फेक्शन है वो कहां कॉज हो रहा है, लीव्स की मिड रिब एरिया के अंदर कॉज हो रहा है। और ये जो है बाद में कोनिडिया जो है जब मैच्योर हो जाते हैं तो हवा और वर्षा इनके द्वारा जो है, या जब हम सिंचाई करते हैं या जो इंसेक्ट्स हैं इनके द्वारा एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर चले जाते हैं। कोनिडिया जब अंकुरित होते हैं, कोनिडिया जब चले जाएंगे, उन्हें एक जो है परफेक्ट स्टेट मिल जाएगी, या हम कह सकते हैं कि उनको अगर अनुकूल दशा मिल जाएगी तो ये कोनिडिया जो हैं ये जर्मिनेट होकर के जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। ये जर्म ट्यूब जो है, ये जर्म ट्यूब कहां जाती है, प्लांट के अंदर एंटर करती है। जहां भी खुला इनको ओपन सोर्स दिखता है, चाहे वो स्टोमेटा हो, चाहे प्लांट में कहीं चोट लगी हो, वहां से ये अंदर एंटर करते हैं। ये पैथोजन जो है कहां से एंटर करते हैं, देखिए लीफ स्कार नोट, जो पर संधियां होती हैं उस पे जो पत्तियों के गिरने के निशान होते हैं जिन्हें हम लीफ स्कार कहते हैं, वहां से, किसी भी घाव से, रूट प्राइमोर्डिया से यानी कि जहां पर मूल का बनना शुरू होता है वहां से, और सीड कटिंग से, कहीं से भी जहां से इनको रास्ता मिलता है ये अंदर एंटर हो जाते हैं। ये देखिए ये है एप्रेसोरियम, इस तरीके से ये डेवलप होने के बाद में ये इस तरीके के कोनिडियोफोर बनाते हैं जिसपे कि कोनिडिया लगे होते हैं, ठीक है। जो डिजीज कैन होते हैं वो इंजर्ड पाए जाते हैं इंसेक्ट्स के द्वारा। जितने भी रोगी गन्ने आप देखेंगे वो कहीं ना कहीं से उनमें कोई ना कोई घाव होता है, इंजरी होती है, जिसकी वजह से वो उसके अंदर एंटर करते हैं। ये जो घाव है ये फंगस की एंट्री को बहुत ही फैसिलिटेट करते हैं, जिससे कि क्या होता है, इंसेक्ट से भी डैमेज हो गया और फंगस को एंट्री मिल गई तो फंगस से भी फसल को डैमेज होता है। रेड रोट जो है यानी कि लाल विगलन जो है ये एक रूट डिजीज नहीं है, मूल से नहीं फैलती है, लेकिन ये फंगस के द्वारा रूट को इन्फेक्ट कर सकती है। ये इसका पूरा डिजीज साइकिल है। इसमें देखिए क्या होता है, ये जो है डेब्रीज है, डेब्रीज किसकी, रोगी पादप की, रोगी पादप की डेब्रीज के ऊपर फंगस सरवाइव करती है क्योंकि मृतोपजीवी फंगस है। अब इसमें दो तरीके से चक्र होता है, या तो क्या होगा इसमें क्लेमाइडोस्पोर्स बनेंगे, क्लेमाइडोस्पोर जो हैं वो क्या करेंगे, वो मृदा में सरवाइव करते हैं, ठीक है। फिर वो क्या होगा, उनके अंदर अंकुरण होगा यानी कि वो जर्मिनेट होंगे, हवा के द्वारा, वर्षा के द्वारा, सिंचाई जल द्वारा या कीट के द्वारा ये अगले पादप पर जाएंगे और वापस इस स्टेज में आ जाएंगे। या फिर क्या होता है, इनके ऊपर एसरवुलस यानी कि फलन काय जो होते हैं वो होते हैं, एसरवुलस पर क्या लगते हैं, कोनिडियोफोर, जिन्हें हिंदी में कहते हैं कोनिडियोधर। कोनिडियोफोर ये है कोनिडियोफोर और इनके ऊपर ये लगे हुए हैं कोनिडिया। ये कोनिडिया और कोनिडियोफोर जो हैं इनके अंदर क्या होता है, ये पाए जाते हैं संक्रमित पादप में यानी कि इन्फेक्टेड प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। ये कोनिडिया जो हैं ये जर्मिनेट होंगे, इनमें अंकुरण होगा और अंकुरण होने के बाद में हवा द्वारा, वर्षा जल द्वारा, जब हम सिंचाई करते हैं तो इरिगेटेड वाटर द्वारा या इंसेक्ट द्वारा किसी दूसरे पौधे पर जाएंगे और उसको इन्फेक्ट करेंगे, ठीक है। यहां पर जो ध्यान रखने वाली चीज ये है कि ये सिर्फ गन्ने को ही इन्फेक्ट कर सकता है, तो अगर कोनिडिया गन्ने के ही पौधे पर जाते हैं
तो उसको इन्फेक्ट करेंगे, अगर नहीं चाहते हैं तो ये इन्फेक्ट नहीं करेंगे। या फिर देखिए इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं, ये एक स्टॉक है, ये इस तरीके से जब ये वहां पर फील्ड में पड़ा हुआ है, इसके अंदर फंगस है क्योंकि ये डिजीज्ड प्लांट है, ठीक है। अब जो है क्या होगा, सबसे पहले इस तरीके से एक ब्लैक कलर का पेरिथीसियम जो है यहाँ पर डेवलप होता है। इस पेरिथीसियम में क्या होते हैं, एस्कस और एस्कोस्पोर होते हैं जो कि फलनकाय होती हैं। जब बारिश आएगी या जो हवा चलेगी तो उस समय ये एस्कस जो हैं वो उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचेंगे और जाकर के दूसरे गन्ने को इन्फेक्ट करेंगे और वहां पर पिंक से रेडिश कलर का डिस्कलरेशन दिखाई देगा। अब इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, यानी कि जो रेड डॉट ऑफ शुगर केन है वो हो गया, अब उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले जहां पर एक फसल रोगी हो चुकी है, डिजीज्ड प्लांट एक फील्ड में पाए जा रहे हैं, उस फील्ड का सैनिटेशन होना बहुत ही जरूरी है। उसको सैनिटेशन करेंगे, वहां पर जितने भी इन्फेक्टेड प्लांट हैं उनको वहां से हटा देंगे, ठीक है। दूसरा जो है हम क्या कर सकते हैं, सारे के सारे डिजीज्ड प्लांट जो हैं उनको इकट्ठा करें, यानी कि उखाड़े, इकट्ठा करें और उनको जला दें, ठीक है। इसके अलावा जो हम क्या कर सकते हैं कि हम जब दूसरी नेक्स्ट फसल की तैयारी कर रहे हैं, नेक्स्ट क्रॉप की सोइंग हम कर रहे हैं, तो उस समय हम ये ध्यान दें कि जो सीड कटिंग हम लगा रहे हैं गन्ने की वो हेल्दी हो, इन्फेक्टेड ना हो, ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ इसका होस्ट सिर्फ गन्ना है, शुगर केन है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक साल अगर हमने गन्ने की फसल लगाई है तो दूसरे साल वहां हम कोई और फसल लगाएं जिससे कि कोलेटोट्राइकम को होस्ट ना मिल सके, तो हम क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं जिससे सॉइल बोर्न इन्फेक्शन जो है वो कम हो जाते हैं। इसके अलावा हम जो है डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज, रोग प्रतिरोधक किस्मों का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये वेराइटीज हैं CO एंड BO वेराइटीज, यानी कि ये जो है रेड रॉट डिजीज की प्रतिरोधी या रेजिस्टेंट वेराइटीज हैं। इनके नाम हैं CO846, CO951, CO1148, CO561, BO3, BO7 और BO32। तो इन वेराइटीज का हम यूज करके जो है इस डिजीज से बच सकते हैं और हर साल होने वाले रोग से हम बच सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इटियोलॉजी ऑफ रेड रॉट ऑफ शुगर केन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया है और आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये फायदा पहुंचा सके। जल्द ही हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे, यानी कि जो नेक्स्ट डिजीज है उसकी इटियोलॉजी की बात करेंगे। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन दबा करके जल्दी से नए वीडियोस की आप जो है उसको आप देखिए और उनका फायदा उठाइए। जितने भी जो वीडियोस मैं अभी तक आरपीएससी के बारे में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए बना चुकी हूं उनका लिंक मैं आई बटन में भी देती हूं और साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी देती हूं, तो आप उनको क्लिक करके मेरे पुराने वीडियोस जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी सिलेबस से रिलेटेड है उनको देख सकते हो। साथ ही साथ जितने भी बॉटनी स्टूडेंट हैं चाहे बीएससी चाहे एमएससी, उनके लिए भी ये टॉपिक उतना ही यूजफुल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। Thanks for watching and stay tuned to Botany Gyan for more informative botany videos. Thank you.